व्हाट इज लाइफ? लाइफ एक कैरेक्टरिस्टिक है जो लिविंग चीजों को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करता है, डिस्टिंग्विश करता है। क्या अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी, अपनी बॉडी से वेस्ट नहीं रिमूव करूंगी, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, क्या मैं इवेंचुअली मर सकती हूँ? बिल्कुल। अब बेटा मेटाबॉलिज्म दो टाइप की चीजें होती है, मैंने आपको बताया, या तो बेटा किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है या तो किसी चीज का ब्रेक डाउन हो रहा है। ऑटोट्रॉफ को मैंने शुरू में ही कहा था, बायो में जैसे कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड दिखे उसको तोड़ दो बेटा, डिवाइड एंड कॉन्कर, हमें तोड़ के रूल करना है। तो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना खुद से बना पाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। बोलेंगे एक शुगर है तो बोलेंगे ग्लूकोज, ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ गए तो उनके लिए क्या वर्ड यूज होगा? स्टार्च। क्या वर्ड यूज होगा? स्टार्च। क्या वर्ड यूज होगा? Hello everyone, I am Asu Survanshi, your biology tutor, your biology educator. बच्चे जी, हम मिलकर साथ में पूरे साल बायोलॉजी करने वाले हैं, पूरा दिल लगा के, पूरा जान लगा के। लेकिन बच्चे आज की शुरुआत होने वाली है एक ऐसे चैप्टर के साथ जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है। अगर मैं कहती हूँ आपकी पूरी बायो है तो उसमें जो बाइबल है वो ये चैप्टर है। अब टेस्टल पे रख दिया है भाई, मान लो अगर 80 मार्क्स का आपका साइंस का पेपर है, उसमें से 30 मार्क्स की होती है बायो, लेकिन उसी बायो के 30 मार्क्स में से 10 से 12 नंबर होते हैं इस चैप्टर के, जो हम शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो बच्चे जो चैप्टर प्यारा लाइफ प्रोसेसेस है, इसी की शुरुआत आज होने वाली है। यानी कि यार अगर आपने ये कर लिया तो आपके साइंस के फाइनल में 10 से 12 नंबर पक्के हैं। देखिए यार, बहुत साल हुए, आपका कोविड आया जिसकी वजह से आपके कुछ चैप्टर्स डिलीट भी हो गए, लेकिन ये चैप्टर यार ऐसा था कभी डिलीट नहीं हुआ, इसने अपनी जगह बना के रखी है, क्योंकि यार ऑब्वियसली इसमें कुछ बात है, इसके टॉपिक्स आपके 11th में 12th में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो यार एक ऐसा चैप्टर है जिसको यार हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मिस करना। तो यार दिल लगाकर, जान लगाकर, पूरे मन से, बहुत ही फन तरीके से शुरुआत करते हैं इस प्यारे चैप्टर की जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। अब यार आज क्या पढ़ने वाले हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। थोड़ा सा नजर मारते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि आज हम करेंगे क्या। बच्चे सबसे पहले तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है, फिर हम मेटाबॉलिज्म समझेंगे, न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस। लग रहा है मैम ये तो बहुत ज्यादा है, बट बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत ही पीजी है, बहुत ही लेमन स्क्वीजी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार। सबसे पहले यार इंट्रोडक्शन, यानी कि ये लाइफ प्रोसेसेस वर्ड जब आप सुनते हैं इसका मतलब क्या है, लाइफ का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट इज लाइफ? व्हाट इज लाइफ? लाइफ एक कैरेक्टरिस्टिक है जो लिविंग चीजों को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करता है, डिस्टिंग्विश करता है। फॉर एग्जांपल बच्चे, मैं लिविंग हूं, आप लिविंग है, जो मेरे सामने बैठे हैं, बर्ड्स स्काई में फ्लाई कर रही है, लिविंग है, काउस ग्रेज कर रही है, आपके घर पे डॉग्स हैं, लिविंग है, ठीक है, इवन बैक्टीरिया लिविंग है। सो बच्चे हम सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसा क्या है जो हमें डिस्टिंग्विश करता है नॉन लिविंग चीजों से? फॉर एग्जाम्पल पेन से, फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में पहनी हुई वॉच से, फॉर एग्जाम्पल इस बोर्ड से, आपके हाथ में जो पेन प्रेजेंट है उससे, ऐसा क्या डिफरेंस है बेटा? ऐसा क्या डिफरेंस है? क्या हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, क्या हम कर पा रहे हैं बच्चे? व्हाट आर द फंक्शंस वी परफॉर्म सो एज टू सस्टेन लाइफ? हम ऐसा क्या कर रहे हैं? ऑब्वियसली आप कहोगे मैम सांसें ले रहे हैं, मैम खाना खा रहे हैं, मैम बॉडी से वेस्ट को रिमूव करवा रहे हैं, हमारी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है, हम ग्रो कर पा रहे हैं, हम मूवमेंट शो कर पा रहे हैं। बच्चे ये सब क्या है? ये सब ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से अलग करता है, राइट? ऑल दीज डिफरेंट फंक्शंस जो हम परफॉर्म करते हैं सो एज टू सस्टेन लाइफ इज कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। अब बच्चे मुझे एक बताइए कि क्या रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है? डू यू थिंक सो? क्या लगता है आपको, क्या रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है? बच्चे क्या मैं रिप्रोड्यूस नहीं करूंगी, अगर लेट्स से मैंने बेबीज नहीं बनाया अपनी पूरी लाइफ टाइम में, तो क्या मैं मर जाऊंगी? ऐसा तो नहीं है भाई, मैं जिंदा रहूंगी। कुछ लोग होते हैं जो बेबीज नहीं प्रोड्यूस करते, भाई बिल्कुल भी नहीं मरूंगी। लेकिन बच्चे क्या अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी, अपनी बॉडी से वेस्ट नहीं रिमूव करूंगी, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, क्या मैं इवेंचुअली मर सकती हूँ? बिल्कुल। Yes, these all processes which are required to sustain life are called as life processes. अगर बच्चे इसमें पूछ लिया जाए कि न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, इन चारों में से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो आपको जिंदा रहने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है, वो कौन होगा? रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन एक पूरा का पूरा एंटायर चैप्टर है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट आज हम देखने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस को।
तो शुरू करें यार, अब जाके हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यार स्टार्ट करते हैं टू डिफाइन व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे बेटा ये जो वर्ड है लाइफ प्रोसेसेस। बेटा जब भी बायो में तुम्हें कोई बड़ा सा वर्ड दिखे ना, तुम्हें अगर उसको डिकोड करना है भाई इसका मतलब क्या है, आप उसको तोड़ दीजिए और तोड़ के फिर उसका मतलब समझिए। बेटा प्रोसेसेस का मतलब होता है फंक्शन, है ना, और लाइफ मतलब सिंपल सी बात है, ऐसे फंक्शन जो आपको जिंदा रहने के लिए जरूरी है। कहां पे जिंदा रह रहे हैं? अर्थ पे जिंदा रह रहे हैं। तो क्या मैं इसको डिफाइन कर सकती हूं? लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक फंक्शंस performed by living organisms to sustain life on earth। भाई जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, जो हम फंक्शन कर रहे हैं, सो एज टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ, उनको तो हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब हम याद रखेंगे उसको विद द ट्रिक कॉल्ड एज एनसीईआरटी। अब आप कहोगे मैम ये तो बुक का नाम है, ये बुक का नाम आपने यहां तो बहुत कैजुअली ले दिया, लेकिन मतलब क्या हुआ इस एनसीईआरटी का? चलिए जल्दी से देख लेते हैं। देखना यार, एन का मतलब है न्यूट्रिशन, एन का मतलब है न्यूट्रिशन, टी का मतलब है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूट्रिशन बेसिकली जो हम खाना खा रहे हैं ताकि हमें एनर्जी मिले, हम डिफरेंट फंक्शंस कर पाए उससे। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बेटा हमारा ब्रेन हर चीज को कंट्रोल कर रहा है। दो ये पूरा का पूरा अलग से एक चैप्टर है, बट अगेन बचेगा हमारा ब्रेन अच्छे से थिंक नहीं करेगा, हमारे को डिसीजंस नहीं लेने देगा, तो ऑब्वियसली हम मर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी जरूर मेंशन करेंगे। अब बेटा नेक्स्ट हो गया आपका एक्सक्रीशन, बच्चे बॉडी से वेस्ट का रिमूवल। देन हो गया बेटा रेस्पिरेशन, एंड लास्टली बेटा ट्रांसपोर्टेशन, चीजों का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह तक। अब बच्चे दो हमें हर वर्ड जो मैंने इस एनसीईआरटी का लिखा है, टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, है ना, जो भी वर्ड मैंने यहाँ मेंशन किया, चाहे न्यूट्रिशन हो, एक्सक्रीशन हो, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इनफैक्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो, हम पूरी 10th में इसको देखने वाले हैं। ऑब्वियसली न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट हम इसी चैप्टर में देखेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नेक्स्ट चैप्टर में होगा, बट हर चीज हर एक वर्ड को हम बहुत डिटेल में समझने वाले, इसलिए अभी मैं नहीं वेस्ट कर रही हूं टाइम, एक एक टॉपिक उठाएंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है यार, इतनी बात क्लियर है कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। हाँ ये बताओ, इतनी बात डन है, इसको एक बॉक्स में डालेंगे ताकि तुमको हाईलाइट हो जाए बढ़िया से कि यार मैम क्या मेंशन करी थी। तो लाइफ प्रोसेस इंक्लूड, इसमें कौन कौन आ जाता है, ये मैंने इंक्लूड जो है वो मेंशन कर दिया है, कौन कौन आ जाता है। साथ में बेटा एक और चीज मैं मेंशन करना चाहती हूँ, वो है मूवमेंट, वो है एम फॉर मूवमेंट। अब बच्चे मूवमेंट फॉर एग्जाम्पल, बच्चे मैं लिविंग हूं, मैं खुद से यहाँ मूव कर पा रही हूँ। अब इसे प्लान पेन है, खुद से मूव नहीं कर सकते हैं ना, तुम तो कहोगे मैम इसको मूव करवा रहे हो, वो तुम करवा रहे हो, तुम्हारा हाथ मूव करे तो पेन मूव कर रहा है, पेन खुद से मूवमेंट नहीं कर रहा है। अब बच्चे आप कहोगे मैम प्लांट, अब आप प्लांट के पास गए, दो प्लांट्स मूवमेंट शो करते हैं, बट मे बी आप तो प्लांट के पास खड़े हो, तुम देख रहे हो ये तो मैम मूव ही नहीं कर रहा है, तो नॉर्मल खड़ा है। तो बच्चे हो सकता है कोई ऐसी मूवमेंट है जो प्लांट की बॉडी के अंदर हो रही है, जो आपको अपनी नॉर्मल नेकेड आई से विजिबल नहीं है। तो बेशक अगर मूवमेंट इनविजिबल है तो भी हम उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहेंगे, है ना, क्योंकि बाकी फंक्शंस तो वो भी परफॉर्म कर रहा है, न्यूट्रिशन हो रहा है, उसके अंदर भी एक्सक्रीशन हो रहा है, उसके अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो भी सब कुछ कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। ठीक है, एक और टर्म हम देखते हैं जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? देखिए बच्चे, आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजें होती है, किसी चीज का ब्रेकडाउन होगा, किसी चीज का फॉर्मेशन होगा। तो बच्चे जितने भी आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, रिएक्शन हो रहा है ना, केमिकल रिएक्शन, किसी चीज का टूट रहा है, किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो बच्चे जब हम इन सब का एडिशन कर दे, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन, हमने सबको ऐड कर दिया, जितने भी केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में हो रहे हैं, अगर हम उन सबको ऐड कर दे तो हम उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल ऑफ all the chemical reactions occurring in your body। obviously हम वो सब क्यों कर रहे हैं? so as to sustain life। अब बेटा मेटाबॉलिज्म दो टाइप की चीजें होती है, मैंने आपको बताया, या तो बेटा किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, या तो किसी चीज का ब्रेकडाउन हो रहा है। सो बेटा कैटाबॉलिज्म मतलब चीजों का ब्रेकडाउन हो रहा है। मतलब क्या हुआ यार? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेकडाउन हो गया
सिंपल चीजों में, है ना। कोई कॉम्प्लेक्स मतलब कोई बड़ी सी चीज छोटे 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 सिंपल चीजों में टूट जाए तो हम उसको बोलेंगे कैटाबॉलिज्म, सिंपल सब्सटेंसेस। क्लियर है यार इतनी बात? बताओ, कोई बड़ी सी चीज छोटे टुकड़ों में टूट जाए तो हम बोलेंगे उसको कैटाबॉलिज्म। याद कैसे रखें? कैट आती है बेटा, घर पे कैट आएगी, हर चीज तोड़ फोड़ के चली जाती है, कुछ ना कुछ गिराती रहेगी। सो कैटाबॉलिज्म याद रखें, कैट वर्ड आ रहा है, कैट आके सब चीजों को तोड़ देगी। तो यहाँ ब्रेकडाउन हो रहा है कॉम्प्लेक्स चीजों का सिंपल चीजों में। जब भी कॉम्प्लेक्स चीजों का सिंपल चीजों में ब्रेकडाउन होता है बेटा, याद रखना एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। एनाबॉलिज्म इसका झट उल्टा, कैटा में कैट आई तोड़ गई, यहाँ पे क्या हो रहा होगा? फॉर्मेशन हो रहा होगा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंपल सब्सटेंस से फॉर्मेशन होगा, सिंपल सब्सटेंसेस से फॉर्मेशन होगा कॉम्प्लेक्स का। छोटी चीज जुड़ के बड़ी चीज बनाएंगी, छोटी चीज जुड़ के बड़ी चीज बनाएंगी। अब यार जब भी कोई छोटी चीज से बड़ी चीज लग रही है, लगती है इसमें ढेर सारी एनर्जी, ताकत लग रही है ना, तुम कुछ बना रहे, मैं कह दो एक दीवार बना दो बेटा, तुम्हें इतनी एनर्जी लगेगी, तो बेटा इट रिक्वायर्स एनर्जी। याद रखना बेटा, कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज हुई थी बेटा, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब बेटा आप कहोगे मैम एग्जांपल दे दो भाई, ये तो समझ आ गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टूट रहा है, सिंपल में कैट हो गया, फॉर्मेशन हुई है कॉम्प्लेक्स की, एना हो गया। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या है भाई, ये भी देखते हैं। so, अगर कैटाबॉलिज्म का कोई बच्चे जिसमें हमें एनर्जी मिल रही है, जिसमें एनर्जी मिलती है, उसको बोलते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि रेस्पिरेशन। बच्चे एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपकी एनर्जी रिलीज हो रही होगी, कॉम्प्लेक्स चीज सिंपल चीजों में टूट रही होगी और एनर्जी मिल रही होगी, एग्जाम्पल रेस्पिरेशन। लेकिन जहां सिंपल चीज से कोई कॉम्प्लेक्स चीज बन रही है, छोटे 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 टुकड़े से कुछ बड़ी चीज बन रही है, जैसे एग्जाम्पल इसमें क्या होगा? एनर्जी इसमें लग रही है, एग्जाम्पल होगा फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी, इतनी बात क्या मेरे सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? क्लियर है तो बताइए। डन 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 डन। इजी लग रहा है अभी तक? ठीक है। अब शुरू में ही मैंने कहा था बेटा ये जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं हमको सारे पढ़ने हैं एक एक करके। तो शुरुआत किससे करेंगे? सबसे पहला लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही इजी है, बोर्ड्स में कई बार इसके क्वेश्चंस आते हैं। और बच्चे आज आपका कुछ काफी कंसेप्ट क्लियर भी होगा आज पहली ही क्लास से, बिल्कुल। तो बच्चे नेक्स्ट शुरू करते हैं न्यूट्रिशन। अब बच्चे मुझे बताइए, मैं यहाँ पे इतना बोले जा रही हूँ, आप मेरे सामने बैठ के कॉपी लेके बैठ गए, पेन लेके बैठ गए, लिखे जा रहे हो। बेटा इन सब में क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है। तुम फोनों की रील, जब फोन में लेट के मस्त रील भी स्क्रॉल करते हो, उसमें भी क्या चाहिए बेटा? एनर्जी चाहिए। तो बच्चे जो भी आप फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, है ना, जो भी आप फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, उन सबको क्या चाहिए बेटा? उन सबको क्या चाहिए? रिक्वायर एनर्जी। एनर्जी चाहिए जो भी आप फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। जो भी आप फंक्शंस परफॉर्म करें उनको क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी बेटा आपको कहां से मिलती है? आपकी मम्मी क्या कहती है? खाना खा लो एनर्जी मिलेगी, खाना खा लो एनर्जी मिलेगी। बच्चे खाने से मिलती है एनर्जी। जो आप दाल, डोसा, इडली, सांबर ये सब खा रहे हैं, यार मुंह में पानी तो सबके आ गया है ना। सो एनर्जी कहां से मिलती है बेटा? एनर्जी कहां से मिलती है बेटा? एनर्जी वी गेट फ्रॉम फूड। अब अच्छा एक बात बताए, ये जो आपका फूड होता है, ये जो आपका फूड होता है, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है ना। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने दाल खाई है ना, छोले खा रहे हो, राजमा खा रहे हो, इन सब में क्या होता है? प्रोटीन होता है। चावल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, चपाती खा रहे हो, इसमें सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर होता है ना। और आपने लेट से खा रहे हो छोले भटूरे खा रहे हो बिल्कुल फ्राइड, उसमें क्या हो रहा है? फैट मिल रहा है ना। बच्चे फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, मैंगो, कुकुम्बर, ये सब हम खा रहे हैं, इन सब में क्या होता है? वाइटामिन होता है, मिनरल्स होता है। तो बच्चे इन सबको क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो फूड से बेटा हमको क्या मिल रहा है? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन। तो बच्चे फूड से क्या मिलता है आपको? न्यूट्रिएंट्स। फूड में क्या होता है बेटा? न्यूट्रिएंट्स, कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स। अब बच्चे क्या होगा? कंटेन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। अब बच्चे मेरी बात बताइए, ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बच्चे, आप क्या कर रहे हैं? फूड में है न्यूट्रिएंट्स, आप क्या कर रहे हैं? फूड को खा रहे हो और इस्तेमाल कर रहे हो। किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो? एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। क्यों? ताकि आप अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर पाओ। तो बच्चे आपने क्या किया? न्यूट्रिएंट्स का इंटेक किया और फिर इसे क्या किया? इस्तेमाल किया, यूटिलाइज किया। किस लिए भाई? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, अलग अलग काम के लिए। ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? बच्चे द प्रोसेस
ऑफ इनटेक, इन न्यूट्रिएंट्स का इनटेक एंड यूटिलाइजेशन, इस्तेमाल करना किसके लिए बच्चे? फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी, फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। अब इसका डेफिनेशन को देख लेते हैं, तुम्हें क्लियर वैसे अभी से हो गया होगा, बट लेट्स सी द डेफिनेशन। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स बता दिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर बाय एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर है बच्चे? इन न्यूट्रिएंट्स को हमने इनटेक किया, इस्तेमाल किया, ताकि आप अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर पाए, और बच्चे इसी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। क्लियर है यार? अब ये न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, ऑटो, हेटेरो। ठीक है, आजो जी, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, ये डेफिनेशन और बहुत कुछ लिखा है यहाँ पे बच्चे, पर मैं कहूंगी हम अपने ही तरीके से इसको समझेंगे, ताकि तुमको बहुत बेहतरीन तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, वो जो डिफरेंस था ना उस वाले पे भी जाऊंगी, बट एक बेसिक्स है ना, तुम खुद से अपना लिखो और समझो, ताकि तुम्हें ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही निराले तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है यार, क्लियर सबको होना चाहिए। मजा तभी आएगा जब हर चीज क्लियर होगी, अदरवाइज कुछ मजा नहीं है दुनिया में, है ना। तुम आ रहे हो, आशा मैम से पढ़ रहे हो, क्या फायदा अगर तुम बेटा बढ़िया से नोट्स ना बनाओ, है ना। तो अपने नोट्स बढ़िया बनाने हैं। देखिए, लिखा हुआ तो आपको हर जगह मिल सकता है, बट अगर बच्चे आपने अपने हाथों से नहीं लिखा ना, तो उसको समझने में आती है दिक्कतें। और तुम चाहते हो तुम्हें दिक्कत आए? भाई मैं तो नहीं चाहती तुम्हें दिक्कत आए, ना मैं आने दूंगी। ठीक है यार। ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो ऑटोट्रॉफ परफॉर्म करे। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो हेटेरोट्रॉफ परफॉर्म करे। अब आप कहोगे वाह मैम ये इतना घटिया सा आपने डिफरेंस बता दिया, ये क्या बात हुई? रुको जरा, सब्र रखो, सब बताऊंगी भाई, सब बताऊंगी, थोड़ा रुक जाओ। अभी से इतना याद रखो, परफॉर्म्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स। जो भाई ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है उसको बोल देंगे ऑटोट्रॉफ। जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है उसको बोल दिया हेटेरोट्रॉफ। इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब शुरू तो अब होगा ये, और बहुत इजी है, पहले ही बता दूं। कभी घबरा रहे हो कि क्या मैम क्या बताना चाह रहे हो, बहुत इजी सा है ये। चलो अपना पेन रेडी है, अब लिखना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ को मैंने शुरू में ही कहा था, बायो में जैसे कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड दिखे उसको तोड़ दो बेटा, डिवाइड एंड कॉन्कर। हमें तोड़ के रूल करना है, तोड़ेंगे बेटा। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफ मतलब होता है रिलेटेड टू फूड या फिर न्यूट्रिशन, रिलेटेड टू फूड और न्यूट्रिशन। यानी बेटा सेल्फ का मतलब होता है ये अपना खाना खुद से बना पाते हैं, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब बच्चे आपको कुछ भी मैं कह दूं एक दीवार बना के दे दो बेटा, है ना। मैं कह दूं बेटा एक प्रोजेक्ट मैं आपको दे रही हूँ, पूरी फाइल बना के दे दो। बच्चे जब आप फाइल बनाते हैं घर पे, आप पेजेस लेके आते हैं, आप ग्लिटर पेन लेके आते हैं, आप पेंसिल लेके आते हैं, आप इरेजर लेके आते हैं, स्केल लेके आते हैं, आपको बहुत सारे रॉ मटेरियल चाहिए ताकि आप एक फाइल बना पाए। वैसे ही बच्चे जो ऑटोट्रॉफ होते हैं वो अपना खाना अगर खुद से बना पाते हैं तो उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए होंगे। अब बच्चे खाना बनाने के लिए क्या रॉ मटेरियल चाहिए होता है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, इन सब के इस्तेमाल से वो खाना बना पाते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्या कर रहे हैं? ऑटोट्रॉफ खाना बना रहे हैं, किसके हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, इन सब की हेल्प से। लिखूं, शुरुआत करूं? तो बच्चे व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स? व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स? कौन होते हैं ऑटोट्रॉफ्स? द ऑर्गेनिजम्स which are able to synthesize their own food using carbon dioxide and water, CO2 बोल तो, कार्बन डाइऑक्साइड H2O बोल तो, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में? भाई एनर्जी चाहिए ना इनको खाना बनाने के लिए, क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी कहां से मिलेगी? सनलाइट से। एनर्जी कहां से मिलेगी? सनलाइट से। एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है बेटा? एक बात बताओ, सनलाइट तो आ रही है बेटा, सनलाइट तो आ रही है, मैं कह रही हूं बेटा तुम लिख लो। लिखने के लिए क्या चाहिए हमें? हाथ की हेल्प से हम इस पेन को पकड़ते हैं, लिखते हैं। लाइट एनर्जी आ रही है, सनलाइट से एनर्जी आ रही है, लेकिन बेटा अगर इस एनर्जी को एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे तो खाना कैसे बनाएंगे? तो बेटा इस लाइट एनर्जी को, इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का क्या काम है? इसको और डिटेल में पढ़ेंगे दो इस चैप्टर में, अभी हमें पढ़ना ही यही है, बट अभी इतना याद कर लो, क्लोरोफिल का क्या काम है? सनलाइट को
अब्सॉर्ब करता है। और ये एनर्जी किसके लिए है? ताकि खाना बना पाए। किससे खाना बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से खाना बनाएंगे। CO2 एंड वाटर रॉ मटेरियल्स हो गए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, ठीक है, ये सब चाहिए। अगर पूछे रॉ मटेरियल क्या है, आपको क्या मैम CO2 भी रॉ मटेरियल है, वाटर भी रॉ मटेरियल है, सनलाइट भी रॉ मटेरियल है, क्लोरोफिल भी रॉ मटेरियल है। मैं चारों को ही हाईलाइट कर देती हूँ बेटा, CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, सब कुछ ये रॉ मटेरियल, चारों आ जाते हैं रॉ मटेरियल्स में, ठीक है। अब अपना खाना बना कौन पाता है? सवाल ये आता है, तो इसका जवाब भी देंगे अगर सवाल आ गया तो। एग्जांपल्स लिख लीजिए ऑटोट्रॉफ्स के। सबसे पहले प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स अपने, और साथ में अपना ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। सायोनारा नहीं है ये, है ना, अपने जो कोरियन ड्रामा पसंद करने वाले बच्चे हैं, सायोनारा नहीं है, साइनोबैक्टीरिया है। सायोनारा, साइनोबैक्टीरिया है ये, ठीक है। चलो, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफ परफॉर्म करते हैं बच्चा। ये जो है ये अपना खाना नहीं बना सकते, है ना। अब खुद से नहीं बना सकते तो क्या करेंगे भाई? अब फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर टीचर तुमको कुछ होमवर्क दे रही है, तुम होमवर्क नहीं कर पा रहे हो, तो तुम क्या करोगे भाई? किसी और से, खुद से नहीं कर सकते तो क्या करोगे? किसी और से कॉपी कर लोगे, यही कर सकते हैं भैया। खुद से नहीं कर सकते, किसी और से ले लो, है ना। तो खुद से खाना नहीं बना पा रहे तो किसी और से ले लोगे। अब एक्टिविटी जो ह्यूमंस होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो हेटेरोट्रॉफी होते हैं। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो मैम, मम्मी रोज खाना बनाती है किचन में। बच्चे, आप या तो वेजिटेरियंस है या तो नॉन वेजिटेरियंस है, या तो आप लेट्स से वेजिटेबल्स खा रहे होंगे, है ना, या फिर आप खा रहे होंगे नॉन वेज। बट ये वेजिटेबल्स आपको पौधों से मिला, नॉन वेज आपको एनिमल से मिला, ये तो आप किसी और से ले रहे हो। आप सिर्फ उसको टेस्टी बनाने के लिए कुक कर रहे हो। आप उसको कुक कर रहे हैं, चाहे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए हो, चाहे टेस्ट बढ़ाने के लिए हो, आप उसको सिर्फ कुक कर रहे हो। आप उसको अपनी बॉडी में खाना आपने प्रिपेयर नहीं किया। आपने या तो पौधा खा लिया या तो एनिमल खा लिया, आपने उसको बॉडी में प्रिपेयर नहीं किया है। आप सिर्फ क्या कर रहे हैं बेटा? क्या आप खुद से खाना खाना पाते हैं? नहीं, यू डिराइव इट फ्रॉम अदर एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट्स। आप किसी और से उस खाने को ले रहे हो, अपनी बॉडी में नहीं बना पा रहे। क्या खाना आपकी बॉडी में बन रहा है? नहीं भैया, हम तो पौधा को खा रहे हैं, हम तो एनिमल को खा रहे हैं, किसी और को खा रहे हैं। सो हम यहाँ कहेंगे हेटेरोट्रॉफ्स बेटा कौन होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स बेटा कौन होते हैं? ऑर्गेनिजम्स which cannot synthesize their own food। अपना खाना खुद से नहीं बना पाते। अगर बेटा खुद से खाना नहीं बना पाते तो क्या कर रहे होंगे बेटा? किसी और से ले रहे होंगे। दे डिराइव, और shall I say obtain nutrition from other organisms। बाकियों से ले रहे होंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया है यहाँ पे? एग्जाम्पल रहेगा एनिमल्स, एग्जाम्पल रहेगा फंगस। वही फंगस भी अपना खुद का नहीं बना पाती है खाना, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखना, मान लो बेटा, मान लो आपका ये है पौधा, प्लांट, ग्रास है, और उस पौधे को आपका डियर आके खा गया, और डियर को खा गया आपका टाइगर। टाइगर ने आके डियर को खा, ठीक है, प्लांट ने खा लिया, डियर ने खा लिया प्लांट को, टाइगर ने खा लिया डियर को। अब लेट्स से बेटा, इनमें से अगर मैं पूछूं ऑटोट्रॉफ कौन है, कौन कहोगे आप बताओ? ऑटोट्रॉफ किसको कहोगे भाई? प्लांट क्या है भाई? क्लियरली ऑटोट्रॉफ है, अपना खाना खुद से बना रहा है। और डियर और टाइगर दोनों क्या है? एनिमल है, तो क्या हो गए? हेटेरोट्रॉफ हो गए। चलो, क्योंकि अपना खाना नहीं बनाया, है ना भाई। टाइगर ने डियर से ले लिया खाना और डियर ने पौधे से ले लिया, अपना खाना नहीं बनाया, हेटेरोट्रॉफ हो गए दोनों। मानते हो? मानते हो कि नहीं? अब देखना बेटा, अगर मैं कहूं बेटा, अगर प्लांट, लेट्स से प्लांट्स का नंबर कम हो गया, प्लांट्स मर गए सारे, खत्म हो गए प्लांट्स है ही नहीं, प्लांट्स खत्म हो गए हैं सारे, प्लांट्स नहीं है, तो भाई डियर भूखे, कुछ खाने नहीं को नहीं मिलेगा, कुछ टाइम बाद डियर गए। प्लांट्स नहीं है तो डियर भी नहीं है, और बच्चे डियर नहीं होंगे तो टाइगर भी नहीं होंगे कुछ टाइम के बाद, है ना भाई। टाइगर क्या खा रहा है? टाइगर डियर को खा रहा है। डियर तो खुद नहीं है क्योंकि पौधा नहीं है, पौधा नहीं है तो डियर नहीं होगा, डियर नहीं है तो टाइगर नहीं होगा। तो मैं कह रही हूं, देखना, डियर और टाइगर दोनों के दोनों प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। प्लांट नहीं हो रहा तो डियर नहीं होंगे, डियर नहीं हो रहा तो टाइगर नहीं होगा, यानी इवेंचुअली ना डियर बचेंगे ना टाइगर बचेंगे अगर प्लांट्स नहीं है। तो क्या मैं कह सकती हूं बेटा कि जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, वो ऑटोट्रॉफ पे
डिपेंडेंट होते हैं, चाहे डियर की तरह डायरेक्टली डिपेंडेंट हो, चाहे टाइगर की तरह इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो, पर डिपेंडेंट जरूर है। तो क्या मैं यहाँ पे एक हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में एक पॉइंट लिख सकती हूँ बेटा, दे डिपेंड, इसको हटाएंगे, दूसरा पेन लेंगे, दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, ये डिपेंडेंट होते हैं। किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ऑटोट्रॉफ पे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात बच्चे? ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं? अपना खाना खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने अपना खाना खुद से प्रोड्यूस किया है, तो क्या मैं इन्हें प्रोड्यूसर्स बोल देती हूँ? बताओ बेटा, प्रोड्यूसर्स बोल दो क्योंकि खाना खुद से प्रोड्यूस किया है। बच्चे हेटेरोट्रॉफ से अपना खाना खुद से नहीं प्रोड्यूस किया है, उन्होंने सिर्फ कंज्यूम किया है। तो हम क्या इनको प्रोड्यूसर्स कह सकते हैं? भाई बिल्कुल भी नहीं कह सकते। क्या कहूंगी? कंज्यूमर्स। क्या कहूंगी? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स। क्लियर है इतनी बात? मुझे बताओ, क्लियर है तो बताओ। डन है? डन है तो बता दीजिए। डन? चलो देखो, you want to take a screenshot you can also। ठीक है, क्लियर है यार? अब हम इसी ना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तरफ थोड़ा सा और जूम में जाएंगे, थोड़ा और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चल अब अच्छा, ये जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना खुद से बना पाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? photosynthesis. So it is the process by which plants can make their own food. किससे बनाएंगे? Obviously CO2 से, water से। तो बेटा ये photosynthesis, अगर इसी वर्ड को तुम अगेन तोड़ दो, अगेन जो भी तुम्हें कहीं भी बायो में इतना हट्टा कट्टा भाषा वर्ड मिल जाए, उसको तोड़ दो बेटा, तोड़ दो। तो यहाँ पे तोड़ेंगे बेटा तो क्या वर्ड आएगा? एक फोटो। फोटो का मतलब होता है लाइट, और बेटा सिंथेसिस जिसका मतलब होता है फॉर्मेशन। बेटा फॉर्मेशन किसका हो रहा है? फूड का हो रहा है। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। तो भाई फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज क्या? फोटोसिंथेसिस। लेकिन बेटा ये क्या करते हैं? बोर्ड्स वाले क्या करते हैं? भाई फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कर दो, है ना? फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कर दो। तो यार ये डेफिनेशन तो हमने समझ लिया, इन वर्ड्स का मतलब क्या हुआ है तो समझ लिया, लेकिन अगर डेफिनेशन लिखने को आएगी तो हमें बढ़िया अच्छी सुंदर डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, अब आप कहोगे मैम ये तो गड़बड़ हो गई, अब ये कैसे लिखेंगे? तो बेटा लिखना हमें समझ चुके हैं, हमें सिर्फ इसको फ्रेम करना है। देखिए बायो ना बहुत इजी है। हम ना हमेशा क्या समझते हैं यार कि बायो है तो सिर्फ रटना पड़ेगा, यही गलत समझ लेते हैं। हमको एक स्टोरी की तरह याद रखना है, बुलेट पॉइंट्स याद रखते हैं और उनको मिला के बस एक सेंटेंस बना दो, है ना? बुलेट पॉइंट तुम्हें याद है, उनको मिलाना है, एक सेंटेंस बनाना है, तुम्हारे सामने डेफिनेशन रेडी है। कोई मेहनत नहीं करनी, कोई मेहनत नहीं करनी है। देखना इसकी डेफिनेशन देखेंगे, चलो लिख लेते हैं। सो द प्रोसेस, क्या प्रोसेस है बच्चे? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है बाय विच कौन खाना बना रहा है बेटा? अपने आप ऑटोट्रॉफ्स बना रहे होंगे। ऑटोट्रॉफ्स मेक देयर ओन फूड, अपना खाना खुद से बनाते हैं। बच्चे फूड जो बनता है याद रखना किसकी फॉर्म में बनेगा? किस फॉर्म में खाना बन रहा है? शुगर की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, जिसका नाम है ग्लूकोज। तो इन्होंने खाना बनाया किसकी फॉर्म में बनाया बेटा? ग्लूकोज की फॉर्म में इन्होंने अपना खाना बना दिया, है ना? मतलब से कह रही हूँ खाना बना रहे पर खाना बन किसकी फॉर्म में रहा है? ग्लूकोज की फॉर्म में। अब मैंने खाना बनाया, तुम कहते हो मैम राजमा बनाया घर पे, भाई खाने में क्या? तो खाना किस फॉर्म में बना है? ग्लूकोज की फॉर्म में बना है। ग्लूकोज क्या होता है बेटा? शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, क्या रॉ मटेरियल्स क्या थे मैम? CO2 था, वाटर था, सनलाइट था, क्लोरोफिल था। भाई CO2 और वाटर डायरेक्ट हो गया, इसके रिलाइजेशन एनर्जी आगे सन से, और जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने वाला कौन है? क्लोरोफिल है भाई, क्लोरोफिल है। ठीक है, तो प्रोसेस बाय व्हिच ऑटोट्रॉफ्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग, बेटा क्या यूज करके? जल्दी जल्दी से बताओ। CO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किसकी प्रेजेंस में बेटा? किसकी प्रेजेंस में खाना बनता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल। क्या मेरे बच्चों को इतना पॉइंट क्लियर है? बताओ, क्लियर है तो बोलो, नहीं है तो भी बोलो। डन। इसको एक बॉक्स में डाल देते हैं थोड़ा ना, मतलब तुम्हारी आंखों में जब तक कोई चीज चमके ना मेरे को मजा नहीं आता। आंखों में चमकने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आंखों में पॉप कर रहा है, आंखों में चमकने का मतलब यार टॉपिक दिमाग में चमक जाना चाहिए। क्या यार मैम ये तो समझ आ गया। तो ये क्या है बेटा? फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस है। ठीक है,
बहुत मोटा हो गया था, मुटल्लू हो गया है ये, इसको पतला करेंगे। अब सही है भाई, ये फोटोसिंथेसिस है। डन है, डन है बेटा, डन है तो बताओ। ठीक है, अब बेटा बस इसकी इक्वेशन लिख दिया, घबराना मत, जैसे जैसे समझाऊंगी वैसे इक्वेशन को देखना, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। बच्चे सबसे पहले क्या चाहिए, CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, लिख देंगे CO2 प्लस वाटर लिखेंगे। अभी अभी से CO2 प्लस वाटर, अब ये 6 12 सब भूल जाओ, सब पे होंगे, सब पे होंगे। CO2 लिख दिया, वाटर लिख दिया। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं हम, सनलाइट और क्लोरोफिल, है ना। सनलाइट चाहिए, एनर्जी चाहिए, और बच्चे ये जो सन की एनर्जी है इसको अब्सॉर्ब कौन करेगा बेटा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यहाँ लीफ क्यों बनाई हुई है बेटा, क्योंकि क्लोरोफिल लीफ में होता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है, लीफ में होता है। तो पूछ रहे साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, या पूछे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो आंसर लिखेंगे लीफ हो रहा है। लीफ में कौन एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है लाइट को। क्लोरोफिल को अगेन थोड़ा डिटेल में देखना है इस चैप्टर को, आपको लगेगा मैम कहाँ लीफ में कहाँ होता है, ये क्या है, क्या सब पढ़ेंगे भाई, वही बातें, रुको जरा, सब्र करो, थोड़ा रुक जाओ, सब हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो लाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल ने लाइट को ऑब्जॉर्ब किया, खाना बनता है। खाना किस फॉर्म में बनता है मैम, ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है कि नहीं। ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख दे, C6H12O6। C6H12O6 इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। साथ में और क्या बना, साथ में बना ऑक्सीजन, साथ में बना पानी। क्या है, CO2 है, वाटर है। किसकी प्रेजेंस में, एरो के ऊपर सनलाइट, एरो के नीचे क्लोरोफिल। खाना बन गया, किसकी फॉर्म में बना, ग्लूकोज, साथ में क्या बन गया, ऑक्सीजन, साथ में क्या बन गया, पानी। क्या इतनी बात सब बच्चों को क्लियर है। अब बच्चे केमिस्ट्री का रोल होता है कि ये बेटा जितने एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे आपके कार्बन है उतने राइट पे होने चाहिए, जितना इस साइड पे हाइड्रोजन है उतना इस साइड पे होना चाहिए, जितना इस साइड पे ऑक्सीजन है उतना उस साइड पे होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस कर दो भाई, कार्बन को, ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को, जो भी एटम्स है सबको बैलेंस कर दो। तो बैलेंसिंग के लिए केमिस्ट्री के रूल है बेटा, उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया, 6, यहाँ पे 12, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6। तो बच्चे ये क्या है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब आप कहोगे मैम ये 6 6 12 ये क्या है, ये हमें लिखना है, हमें याद रखना है कि नहीं, बिल्कुल याद रखना है। यहाँ पे 6 है, यहाँ 12 है, ग्लूकोज में कोई नहीं है, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। क्या हमें याद रखना है, बिल्कुल रखना है। आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है बोर्ड में, फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करो और उसकी इक्वेशन लिखो, या फिर एमसीक्यू में क्या करते हैं ना, 4 इक्वेशन लिख के दे देते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता रही हूं, PYQ है ये, टू डिफाइन फोटोसिंथेसिस, टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है बेटा, 4 आपको इक्वेशन दे देंगे और कहेंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, तो आपको यही इक्वेशन याद रखनी है। बच्चे किसी के पास अगर पुरानी एनसीईआरटी है ना, तो कुछ इस इक्वेशन में अलग अलग हो रखा है, ये मत सोचना कि वो याद रखना है, ये ही सबसे न्यू एनसीईआरटी में हमें यही फॉर्मूला याद रखना है, यही करेक्ट इक्वेशन है, याद रखना। ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी में थोड़े से डिफरेंसेस है, हमें यही वाली एनसीईआरटी याद रखनी है जो अभी है, जो अभी चल रही है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। दैट इज 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, गिविंग यू ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। मेरे बच्चों, क्या इतनी बात सभी को क्लियर है, क्लियर है तो बताइए। चलो आगे, थोड़ा सा कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो। अब बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे को मिलेगा कहां से, मिल कहां से रहे भाई, एयर से ले लेगा, राइट। तो यहाँ पे ये बातें लिख लो, ये बातें लिखो कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिला है, फ्रॉम एयर, एयर से। बच्चे वाटर कहां से मिल रहा है, सॉइल से, रूट्स की हेल्प से एब्जॉर्ब कर लेगा, फ्रॉम सोइल। ठीक है, और बच्चे जो ग्लूकोज होता है वो क्या है, एक शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, राइट। इट्स अ कार्बोहाइड्रेट, इट्स अ शुगर, कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है। अब बच्चे तुम्हारे घर में ना 10 किलो चावल आ गए हैं, 10 किलो चावल आ गए हैं। अब बेटा 10 किलो तो चावल आ गए हैं, क्या एक टाइम पे तुम 10 किलो बना लेते हो, बताओ तुम कितने बनाते हो, मे बी तुमने मैक्सिमम बना लिया आधा किलो बना लिया, लेट्स से, है ना, यू मेड हाफ केजीज। ठीक है, बाकी का क्या करोगे, वह स्टोर करके रख दोगे। कुछ भी चीज आपका एक्स्ट्रा आ जाता है, आप क्या करते हो भाई, स्टोर करके संभाल के रख देते हो। अब मान लो बेटा ये जो ग्लूकोज है ना, अगर ये आपका ज्यादा है तो आप इसको क्या करोगे बेटा, स्टोर कर दोगे। अब स्टोर कैसे करोगे बेटा, स्टोर कैसे करोगे बच्चे, जो स्टोर्ड फॉर्म है इस ग्लूकोज की उसको बोलते हैं स्टार्च, उसको बोलते हैं स्टार्च। अब इसको हम कैसे समझेंगे, मेरे हाथ में एक ब्रेसलेट है ना, तो इसमें ब्रेसलेट मेरा, तो ध्यान से देखना, आपको छोटे छोटे बीड्स दिख रहे हैं, देखना, 1 बीड, 2 बीड, 3 बीड, ऐसे बहुत सारे बीड्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, ऐसे मेरे सर पे लगा के देखो, दिख रहे हैं, कुड यू सी दीज बीड्स, है ना, बीड्स दिख रहे हैं। तो बच्चे ये जो बीड्स है, इमेजिन करो ये ग्लूकोज है,
ये एक और ग्लूकोज, ये एक और ग्लूकोज, एक और ग्लूकोज। तो बच्चे वैसे नेकलेस में क्या होता है, बहुत सारे डायमंड्स होते हैं। तो बच्चे एक अगर सिर्फ एक बीड है तो उसको बोलूंगी ग्लूकोज। अगर बहुत सारे बीड्स आपस में जुड़ गए हैं तो उसको मैं क्या बोलूंगी बच्चे, एक बीड को बीड बोला, लेकिन जब उसने मिलके ये कुछ चीज बना ली तो इसको क्या बोला, ब्रेसलेट। इसको मैंने बीड नहीं बोला है, इनको बीड्स नहीं बोला है। बीड्स जब आपस में जुड़ गए तो क्या बोला, ब्रेसलेट। वैसे बहुत सारे डायमंड्स आपस में जुड़ जाए बोल देंगे नेकलेस, है ना, कुछ समथिंग लाइक दैट। वैसे ही बेटा एक अगर मॉलिक्यूल है तो बोलेंगे, एक शुगर है तो बोलेंगे ग्लूकोज। ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ गए तो उनके लिए क्या वर्ड यूज होगा, स्टार्च। क्या वर्ड यूज होगा, स्टार्च। क्या वर्ड यूज होगा, स्टार्च। ठीक है, तो जो ग्लूकोज है हम कह सकते हैं बेटा इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। कब बेटा, कब 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 स्टोर कर रहे, इफ नॉट यूज्ड इमीडिएटली। अगर हमने इस ग्लूकोज को तभी इस्तेमाल नहीं करना, तभी काम नहीं आया, तो मैं क्या करूंगी बेटा, इसको स्टोर करके रख दूंगी, है ना। अगर इसका ग्लूकोज का तब काम कर लिया तो कर लिया बेटा। ग्लूकोज का खाना खाने को किस लिए कर रहे हैं, एनर्जी के लिए। अल्टीमेटली ग्लूकोज ये क्या है, फूड है। फूड को किस लिए इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी के लिए। अगर तब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, स्टोर करके रख देंगे। स्टोर किसकी फॉर्म में करेंगे बेटा, स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च रिजर्व्ड फूड एनर्जी, है ना। अब बेटा मान लो ये तो पौधे में बात है, अगर आपको अपनी बॉडी में बेटा स्टोर फॉर्म पूछ लिया जाए, व्हाट्स द स्टोर फॉर्म इन एनिमल्स, व्हाट्स द स्टोर फॉर्म इन ह्यूमन, तो जवाब क्या दोगे, जवाब दोगे ग्लाइकोजन। तो जवाब आंसर स्टार्च नहीं होगा, ग्लाइकोजन होगा। ग्लाइकोजन भी क्या टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही है। स्टार्च भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ये भाई ग्लूकोज से ही तो बना है ना, कुछ ऐसा तो नहीं है किसी और चीज से बन गया है, अभी भी ग्लूकोज से बना है। उसका नाम क्या होगा, स्टार्च। और स्टार्च भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। तो बच्चे अगर पूछा जाए इन एनिमल्स स्टार्च किस में है बेटा, इन प्लांट्स, पौधों में। अगर एनिमल्स में पूछा जाए स्टोर्ड फॉर्म क्या है, आंसर दे देना ग्लाइकोजन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लग रहा है बहुत बेसिक सा ना, बट इंपॉर्टेंट है ना। व्हाट इज स्टार्च, बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़ जाए तो। मुझे प्यारे बच्चों इतना बताओ, क्या ये क्लियर है, क्यूटीज, माय क्यूटीज टमिंग, इज इट क्लियर, डन है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन बेटा हम यहाँ पे देख रहे हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन। बच्चे एक ऐसा प्रोसेस जिससे ऑटोट्रॉफ पौधे अपना खाना खुद से बनाते हैं। खाना बनता है ग्लूकोज की फॉर्म में, किस चीज को इस्तेमाल करके, कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके, पानी को इस्तेमाल करके, इन द प्रेजेंस ऑफ सन। बताओ, डन। चलो जी आगे चलते हैं फिर, इफ डन है तो। अब बेटा ये जो CO2 था, देखना, ये रहा। ये जो CO2 था कहां से मिला है, एयर से मिला है। कहां से मिला है, एयर से मिला है। अब बेटा एयर से लेंगे कैसे, एयर से बेटा, अब एटमॉस्फेयर पे है ना, एटमॉस्फेयर में है बेटा। अब बेटा प्लांट के पास भी तो एक, जैसे हमारे पास बेटा एक स्किन है, हमारी आउटर मोस्ट लेयर ये बेटा स्किन है ना। ऐसे प्लांट की भी तो कुछ आउटर मोस्ट लेयर होती होगी, जो उनकी लीव्स हैं, जो रूट्स हैं, जो स्टेम्स हैं बेटा, वहां पे भी तो एक आउटर मोस्ट लेयर होगी। उस आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, याद करो, 9th क्लास टिश्यू चैप्टर, याद करो क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस वर्ड याद आ रहा है। सो बच्चे जो आउटर मोस्ट लेयर है ऑफ एनी प्लांट ऑर्गन, बीट रूट, बीट स्टेम, बीट लीव्स, आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। मान लो बेटा ये सबसे बाहर वाली लेयर है। अब बच्चे ऑब्वियसली अगर किसी चीज की एंट्री करवानी है बेटा, अगर तुम्हें अपने रूम में किसी को एंटर करवाना है तो आपके रूम में क्या होता है, एक डोर होता है, उस डोर के बेटा ओपनिंग के थ्रू कोई अंदर आ जाता है ना, और जिसको बाहर जाना है बाहर चला जाए भैया, है ना। तो बेटा क्या हुआ बेटा, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एपिडर्मिस है, ये जो एपिडर्मिस है ये क्या है, सबसे बाहर वाली लेयर है। और इसी बेटा एपिडर्मिस में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। इन पोर्स को क्या बोलते हैं बेटा, इन पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा। इन पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा बेटा क्या है बेटा, टाइनी पोर्स है, टाइनी पोर्स है बेटा, ओपनिंग्स है, पोर है, छेद है। कहां पे बेटा, कहां पे है, प्रेजेंट इन द कहां पे बेटा, एपिडर्मिस पे। एपिडर्मिस क्या है बेटा, सबसे बाहर वाली लेयर है, एपिडर्मिस ऑफ लीव्स की बेटा सबसे बाहर वाली
जो लेयर होती है एपिडर्मिस बोलते हैं, और उस एपिडर्मिस में जो पोर्स होते हैं उनको बोलते हैं स्टोमेटा। अब बेटा आपके घर में एक ओपनिंग है जिसके थ्रू आपका रूम है जिसमें कोई आ सकता है जा सकता है, बट बेटा ऐसे तो कोई भी कभी भी चला जाएगा आ जाएगा, है ना। स्टोमेटा क्या कर रहा है देखना, पिंक से दिखा देते हैं, देखना बेटा इसने क्या किया, CO2 इनटेक कर लिया बेटा, है ना। CO2 का इनटेक कर लिया, इसी CO2 से तो खाना बनाया था, और खाने के साथ साथ क्या बना बेटा, ऑक्सीजन बना। खाने के साथ साथ क्या बना, ऑक्सीजन। तो बेटा इसके थ्रू क्या हो गया, ऑक्सीजन बाहर भी जा सकता है, CO2 अंदर आ सकता है, ऑक्सीजन बाहर जा सकता है। तो अगर पूछे कोई बेटा स्टोमेटा के फंक्शंस क्या है, अगर कोई पूछे बेटा स्टोमेटा के फंक्शंस क्या है, अगर कोई तुमसे पूछे स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, इस स्टोमेटा का फंक्शन है कि इसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो सकती है ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो गैसेस क्या हो गई बेटा, गैसेस क्या हो गई, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, ठीक है। कहां हो रहा है एक्सचेंज बेटा, लीव्स के बीच में हो रहा है, एटमॉस्फेयर के बीच में। मान लो बेटा ये तुम्हारी लीव्स है ना, ये लीव है बेटा, इसमें ये ओपनिंग है, तो क्या हुआ, CO2 अंदर आ गया और बेटा ऑक्सीजन बाहर चला गया। तो ये एक्सचेंज किसके बीच में हुआ, एटमॉस्फेयर के बीच में और लीव के बीच में, एटमॉस्फेयर और लीव के बीच में एक्सचेंज हुआ। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लीव्स, एटमॉस्फेयर और लीव्स के बीच में जो एक्सचेंज हुआ है ये किसके थ्रू हो रहा है, इन ओपनिंग्स के थ्रू हो रहा है। और बेटा और इस ओपनिंग के थ्रू क्या हो सकता है, वाटर भी लूज हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इसके थ्रू वाटर भी लूज हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और बेटा ये जो वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर लूज हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा ट्रांसपीरेशन। तो इट आल्सो अलाउज ट्रांसपीरेशन। अगर कोई पूछे आपसे फंक्शन क्या है स्टोमेटा के, तो तुम क्या लिखोगे, स्टोमेटा होता क्या है, टाइनी पोर्स होते हैं जो एपिडर्मिस में प्रेजेंट है, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट ऑर्गन की। फंक्शन क्या है, स्टोमेटा की एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाता है, ऑल्सो बेटा ट्रांसपीरेशन में मदद करता है। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन बेटा, यहाँ पे लिख लो बेटा, लिख लो, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अब आप कहोगे मैम ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे तो ये पोर हमेशा ओपन रहेगा, ऐसे तो ये पोर हमेशा ओपन रहेगा और सारा पानी निकल जाएगा पौधे का, तो सारा पानी निकल जाएगा, पोर ओपन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके घर में गेट होता है, अगर गेट हमेशा ओपन है, वो ओपनिंग हमेशा खुली हुई है बेटा, तो क्या होगा भाई, कोई चोर भी आ जाएगा अंदर, कोई भी बाहर चला जाएगा। वैसे स्कूल का गेट हमेशा नहीं ओपन होता, तुम आते हो आ जाता है, गार्ड बेटा एक होता है ना, कौन आ रहा है, अच्छा तुम कौन है, तुम अंदर आ रहे हो, चलो ठीक है, तुम बाहर चलो, चलो ठीक है। अच्छा ये जो ओपनिंग है इस गेट की, है ना, इस स्टोमेटा की, जो स्टोमेटा की खाली जगह है, ये ओपनिंग है, इस स्टोमेटा को बेटा कोई गार्ड करने के लिए होना चाहिए। ऐसे बेटा सारा पानी उड़ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, सारा पानी उड़ गया तो अरे रे रे रे, अब क्या करेगा पौधा, ले सारा पानी तो गायब हो गया, अब क्या करूं मैं, ठीक है। अब बच्चे ये जो ओपनिंग है इसको कोई गार्ड करना चाहिए, जैसे गार्ड भैया होते हैं हमारे स्कूल में या हमारे घर पे, है ना। तो गार्ड का क्या काम होता है बेटा, इस ओपनिंग को और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है, कौन आ रहा है अंदर जो, कौन जो बाहर जा रहा है। वैसे ही बेटा यहाँ पे ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग है स्टोमेटा की, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पे कोई गार्ड भैया बिठा दिए हैं। अब भैया तो नहीं है, वो गार्ड सेल है, और उनका नाम इसलिए हो गया भैया गार्ड सेल, है ना। गार्ड क्या करते हैं, गार्ड कर रहे हैं बेटा, किस चीज को गार्ड कर रहे हैं, इस ओपनिंग को गार्ड कर रहे हैं। इस जो ये ओपनिंग है कब बंद होगी कब खुलेगी, कौन कर रहा है बेटा, गार्ड सेल। तो दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल। तो बेटा गार्ड सेल, बेटा अब सोचना, जो आपका गेट होता है वहां पे गार्ड भैया होते हैं, गार्ड भैया के एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होते हैं, कैसे दिखते हैं, है ना, यूनिफॉर्म वगैरह दे देते हैं गार्ड भैया को, प्रॉपर वैसे दिखते हैं कि ये गार्ड भैया है, ठीक है। अब बेटा ये जो गार्ड सेल है हमारे, ये कैसे दिखेंगे भैया, ये कैसे दिखेंगे, ये दिखते हैं बेटा किडनी शेप, जैसे आपकी किडनी होती है ना, जैसे राजमा दिखता है ना, वैसा किडनी शेप है बेटा, राजमा की शेप के हैं प्यारे, ये है प्यारे राजमा शेप के, इस तरीके से आपके दिखते हैं गार्ड सेल, किडनी शेप। ये जो दिख रहा है कोई गार्ड सेल, ये गार्ड सेल बेटा कैसे है, किडनी शेप। तो मैं क्या कहूंगी बेटा, स्टोमेटा की जो ओपनिंग है और क्लोजिंग है, लिख देती हूं मैं ये बात, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल
पोर इज अ फंक्शन ऑफ, किसका काम है बेटा? ओपन करना, क्लोज करना। कौन करेगा? ओपन और क्लोज कौन करेगा बेटा? गार्ड सेल। क्यों कर रहा है बेटा? अगर नहीं किया तो सारा पानी उड़ जाएगा ना। अगर बंद ही नहीं किया, हमेशा पोर ओपन रहा तो सारा पानी उड़ जाएगा। सारा पानी उड़ गया तो तुम क्या करोगे? तो यहाँ पे क्या है बेटा? गार्ड सेल है, इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा मैं क्लीन बना देती हूँ। ला 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 ला, थोड़ा बनाएंगे इसको क्लीन। ठीक है, 2 सेकंड लगेंगे और ये पूरा बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओपनिंग पे कौन है? गार्ड सेल। गार्ड सेल कैसा दिखता है बेटा? किडनी शेप दिखता है, किडनी शेप दिखता है, या फिर मैं कहूं बीन शेप्ड, राजमा शेप का दिखता है, बीन शेप का दिखता है। ठीक है, जो किडनी शेप दिख रहा है, बीन शेप दिख रहा है, स्टोमेटा का पोर दिख रहा है, ओपन हो गया, क्लोज हो गया। अब बेटा कैसे हो रहा है ये? ओपन और क्लोज हुआ कैसे, उसको देखेंगे। पहले एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है मेरा आपके पास, बच्चे क्लियर है तो बता दो, एक रिकैप दे दो इसका ताकि तुम्हें क्लियर है। तो बच्चे जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। इस बेटा ये येलो कलर जो मैंने बनाया ना, यही तुम्हारी एपिडर्मिस है। लिख देती हूं मैं, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कोई। ये एपिडर्मिस है। तो बच्चे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, इसमें पोर्स होते हैं, पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा होता है इसका फंक्शन क्या है बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सबसे पहला फंक्शन। दूसरा ट्रांसपीरेशन यानी लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अगर सारा पानी उड़ जाएगा वाटर वेपर की फॉर्म में तो पौधे के पास क्या बचेगा? इसलिए बेटा इस पोर को ओपन एंड क्लोज करते हैं, और वो करने वाला कौन है? गार्ड सेल है। गार्ड सेल कैसा दिखता है? किडनी शेप दिखता है, बीन शेप दिखता है। अब एक क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको बेटा करेक्ट स्टेटमेंट देनी है, और बेटा ये क्वेश्चन रहेगा आप सभी बच्चों के लिए होमवर्क। मुझे चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मिल जाना चाहिए कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। और मैं तुम्हें बता दूं ये पिछले सालों में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये पिछले सालों में भी आया है। यानी बेटा आज थोड़ी देर ही हम पढ़े और एक ऐसा टॉपिक पढ़ लिए जो बहुत बार आपके पीवाईक्यूज में आता है, जो बहुत बार बोर्ड्स में पूछा जाता है। मतलब इतनी सी थोड़ी सी देर में, इतनी पिंडों सी देर में भी हमने एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिया जो पिछले सालों में आता है। तभी मैंने शुरुआत क्या करी थी, एक बच्चे एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ईजी है, बहुत फन है, बट एट द सेम टाइम बहुत हाई वेटेज है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर, बहुत मार्क्स यहाँ से आप बटोर सकते हैं। और बच्चे आज के ही टॉपिक से तुमने कुछ मार्क्स बटोर लिए हैं। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? डिफरेंशिएट कर दो ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को। तुम कर सकते हो बेटा, तुम कर सकते हो। एक न्यूट्रिशन में जहां पे आपका ऑर्गेनिज्म खाना खुद बना पाते हैं, एक पे नहीं बना पाते हैं। ऑटोट्रॉफ में किसकी रिक्वायरमेंट है? क्लोरोफिल की। हेटेरोट्रॉफ में नहीं है। तीसरा एग्जांपल हो, तीसरी चीज आप देख सकते हैं एग्जांपल। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया एग्जांपल है ऑटोट्रॉफ के, और हेटेरोट्रॉफ के एग्जांपल है एनिमल्स और फंगस। ठीक है, क्लियर है? प्रोसेस जिससे फूड अपना, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? फोटोसिंथेसिस। उसके लिए क्या रॉ मटेरियल्स है? CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। ठीक है जी। अगर पूछा जाए बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो तो लिख दोगे? बिल्कुल लिख दोगे। अगर पूछा जाए बेटे व्हाट्स द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, फूड का क्या स्टोर्ड फॉर्म है, क्या आंसर देके आओगे? स्टार्च। प्लांट्स में, एनिमल में पूछा जाए तो ग्लाइकोजन। ठीक है यार, ये देखो ये यहां पड़ा था, कहाँ है? ये रहा। ठीक है, और उसके बाद हमने देख लिया बच्चे ओपनिंग को स्टोमेटा बोलते हैं और उसको गार्ड करने वाला गार्ड सेल। ये क्वेश्चन है होमवर्क 1 2 3 4, जो भी आपका आंसर है, जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं बच्चे, कमेंट्स में मिल जाना चाहिए ताकि मैं चेक करूँ तुमको समझ आया है कि नहीं, तुम सब फॉलो कर रहे हो कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं, या सिर्फ ऐसे मटगश्ती कर रहे हो। ठीक है, इसका आंसर देंगे अब बच्चे आज की एक लास्ट समरी मैं दे देती हूँ। ठीक है, वो समरी सिंपल सी है बच्चे। आज हमने पढ़ा एक तरीके से न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, और हमने उससे भी पहले देखा था लाइफ प्रोसेसेस, वो फंक्शन जो हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है उनको बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस का सबसे पहला एग्जांपल है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म फूड का इंटेक कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स का इंटेक कर रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक एनर्जी, फॉर ग्रोथ। और न्यूट्रिशन बेटा 2 टाइप का होता है, ऑटो और हेटेरो, जिसके बारे में हम देख ही चुके हैं। अगर खाना बन पा रहे खुद से तो ऑटोट्रॉफिक, अगर नहीं बन पा रहा है किसी और से ले रहे हो तो हेटेरोट्रॉफिक, है ना। हेटेरोट्रॉफ्स डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। और बेटा हमने एक और देखा फोटोसिंथेसिस, वो प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना फूड खुद से बना पाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, लास्ट में हमने देख लिया CO2 प्लांट्स ने कैसे लिया था, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। अब अच्छा ये तो था इतना टॉपिक। अब आगे कि
हम कैसे करते हैं, क्या कैसे करते हैं, ये क्या मैम बोल रही हैं। बच्चे सिंपल सी बात है, अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि यार ये जो प्लांट्स अपना स्टोमेटा को ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, वो कैसे कर पाते हैं। प्लांट जो है ये क्लोरोफिल कहाँ, लीव्स में तो प्रेजेंट होता है, तो मैम ने बताया खाना बन रहा है, पर लीव्स में ये होता कहाँ है क्लोरोफिल। सो बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे ऑन द ऐप। सो बच्चे आगे जो भी हमें पढ़ना है, इस टॉपिक का जो भी आगे है, जो भी हमको बोर्ड्स में मदद करता है, वो सब हम मिलेंगे ऐप में, और सारी चीज मिलकर दिल लगाकर पूरे फन तरीके से क्लियर कर देंगे बच्चे। सो आई शैल सी यू वेरी वेरी सून in our app, and till then keep learning, keep shining. Bye bye.